Hey friends, good morning. In last chapter we studied about supply and law of supply and the concept of supply was clear in last chapter. तो लास्ट चैप्टर में हमने सप्लाई पढ़ लिया, उससे पहले के चैप्टर में हमने डिमांड पढ़ लिया. अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू. तो in economy analysis it's it is mainly important to understand concept of cost and revenue to understand behavior of firm. ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू ये क्यों एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी अगर कंपनी है तो उसका बिहेवियर किस डायरेक्शन में है वो जानने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. एज देयर इज़ अ चेंज इन quantity of production, there is change in total cost. By cost we come to know the debit side and by revenue we come to know the credit side of the firm. यानी कॉस्ट में यहाँ पे कंपनी को अपना जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपेंस करना पड़ता है, और रेवेन्यू में उनके पास वो पैसा रहता है, वो उनकी क्रेडिट होती है. जबकि जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो उनकी डेबिट साइड होती है. Concept of revenue and cost determine the normal production level. तो ये क्या हमें समझाते हैं. तो फर्स्ट हेल्प्स फिल्म टू डिसाइड प्राइस ऑफ इस कमोडिटी, कितना एक्सपेंस है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, उस हिसाब से जो भी कमोडिटी है उसकी प्राइस जो है वो हम इसकी स्टडी से डिसाइड कर सकते हैं. प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द फिल्म. यहाँ इसकी स्टडी से हम प्रॉफिट मार्जिन है उसको हाईएस्ट लेवल तक ले जा सकते हैं. मार्जिनल कॉस्ट इज़ यूज़फुल टू एक्सप्लेन मैक्सिमम प्रॉफिट. मार्जिनल कॉस्ट जानने से हम जो प्रॉफिट है वो एक्सट्रीम लेवल तक कैसे होता है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज़ हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ फिल्म. जो एवरेज मार्जिनल कॉस्ट होती है उसके थ्रू हम लोग ये जान सकते हैं कि किस हिसाब से ये कंपनी का बिहेवियर है वो हम जान सकते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन टेकिंग डिसीजन लाइक व्हाट अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इन्वेस्टेड बाय फिल्म्स. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, ये है, ये जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो कितने अमाउंट में यूज़ होना चाहिए. हाउ मच एम्प्लॉयमेंट इज़ गिवन, कितने लोगों को जॉब देनी चाहिए. व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन होगा उसकी अमाउंट क्या होगी. एंड इन्वेस्टमेंट इज़ डन, और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए. वो जो सब कॉन्सेप्ट है वो हमें कॉस्ट और रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट की एनालाइज करने से पता चलता है. कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ इम्पोर्टेंट to know the alternative uses of factors of production in marginal economics. And concept of monetary cost is useful to give guideline for the administration of a firm. तो ये जितने भी जो रीजंस मैंने बोले, ये रीजंस की वजह से जो स्टडी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की स्टडी और कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू की स्टडी वो इम्पोर्टेंट है. टू प्रोड्यूस एनी गुड्स और सर्विस वॉट एवर एक्सपेंडिचर इज़ इंक्योर्ड दैट इज़ नॉन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो हम सबसे पहले कॉस्ट के बारे में बात करने वाले हैं. और ये चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, तो जो अलग अलग टाइप के कॉस्ट होते हैं वो, फिर इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पीरियड किसको बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, total average and marginal revenue under perfect competitive market, total average and marginal revenue under imperfectly competitive market, एंड लास्ट में ग्लोसरी वर्ड्स आपको मिल जाएंगे. तो इस चैप्टर में हमें कॉस्ट और रेवेन्यू के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन जानना है.
So let's start the chapter with the topic various concept of cost. Okay friends, तो वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, उसमें हमें तीन कॉस्ट के बारे में बात करनी है. एक तो रियल कॉस्ट है, दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड थर्ड है मॉनेटरी कॉस्ट. तो सबसे पहले चालू करते हैं हम लोग रियल कॉस्ट से कि रियल कॉस्ट क्या है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ रियल कॉस्ट वाज गिवन बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. They had presented this concept in context of main factor of production, land and labor. But in modern times, this concept is considered in context of capitalist and entrepreneur also. According to Marshall, the laborer, capitalist and entrepreneurs who are involved in the process of production bear psychological and physical burden. सच बर्डन इज़ कॉल्ड रियल कॉस्ट. जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनके ऊपर साइकोलॉजिकल या तो फिज़िकल बर्डन रहता है, जैसे थकान होती है, मेंटल स्ट्रेस होता है. तो ये जो बर्डन है दैट इज़ कॉल्ड रियल कॉस्ट. मनी स्पेंड बाय मैनी प्रोड्यूसर्स फॉर प्रोडक्शन वर्क ऑफ गुड्स इज़ नॉट ओनली प्रोडक्शन कॉस्ट बट द फैटिग्यू, बर्डन, boredom, tension, stress faced by the laborer, the capitalist who sacrifice their saving and capital face anxiety, insecurity of indecisiveness are the factors included in the real cost. तो ये सब factors जो है वो रियल कॉस्ट में गिने जाते हैं कि कोई भी काम चालू करते हैं तो कितना टेंशन रहता है, फिज़िकल कितना थकान रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है, इंडिसिवनेस रहता है. तो ये जितने भी फैक्टर्स है वो रियल कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं. रियल कॉस्ट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन मॉनेटरी टर्म्स, देयरफॉर रियल कॉस्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन मॉनेटरी कॉस्ट. क्योंकि ये जो है उसको हम पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. दीज आर द इमोशंस ऑफ द ह्यूमन and that cannot measured in money purpose or monetary way, monetary term. That is why real cost concept is also called as a non-monetary cost. Professor Marshall says the factors of production face this real cost and to attract them return is given in the form of wage, interest and profit. तो ये जो रियल कॉस्ट है उसको पैसों में तो हम लोग नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, पर उसके बदले में रिटर्न में जो हमें मिलता है तो लेबर को वेजेस मिलेगा, इन्वेस्टमेंट जिसने किया उसको इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट. अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग रियल कॉस्ट. तो रियल कॉस्ट इंक्लूड फैटिग्यू, बोर्डम, पेन, सेक्रीफाइस एंड एनेक्सिटी. The goods which have psychological impact are difficult to be measured. Moreover, the smoke emitted by factories created adverse effect on health of the people of surrounding area. The adverse effect is also a cost of social view and therefore it cannot be measured. तो ये जितनी भी वस्तु है उसका कोई ऐसा पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं है कि कितना हेल्थ को प्रॉब्लम हुआ, कितना माइंड को प्रॉब्लम हुआ, कितना सेक्रीफाइस हुआ, उसका कितना पैसा होता है. ये कोई भी वस्तु कैलकुलेट नहीं कर सकते. इसलिए ये सारे जो प्रॉब्लम हैं वो रियल कॉस्ट मेज़र करने में हमें हमारे सामने आते हैं. फिर नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो वो क्या है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाज प्रेजेंटेड बाय ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट, but it was properly presented by Marshall. The means of production have alternative uses, that is more than one use. This concept is based on the particular characteristics of factor of production. When a factor is used for a particular use, the other use is left out or the same cannot be used for other purpose. Therefore, the best alternative much one is left is the opportunity cost of production. तो इन सिंपल टर्म अगर हम देखने जाए तो कोई भी कमोडिटी को हमने अगर यूज़ किया तो जब हमने वो यूज़ कर लिया तो ऐसा काउंट होता है कि उसका कोई एक
और यूज़ जो कर सकते थे या तो हो सकता था वो हमसे छूट गया। तो यहाँ पे जो अल्टरनेटिव जो यूज़ है वो हमारे पास से अपॉर्चुनिटी चली गई, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी होगी। फॉर एग्जांपल, ऑन द फील्ड piece of land of wheat is produced, then at the same time on the same piece of land other food grain cannot be produced। तो एक बार आपने एक लैंड के ऊपर वीट का प्रोडक्शन चालू कर दिया तो वो सेम टाइम के ऊपर सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर अब यहाँ पे कोई और फूड ग्रेन प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। वर्कर इज़ वर्किंग इन टेक्सटाइल मिल, सो एट द सेम टाइम ही कैनॉट वर्क इन एनी अदर इंडस्ट्री। एक बार अगर आपने कहीं पे काम चालू कर दिया तो वही टाइम पे आप दूसरी जगह पे आप काम नहीं कर सकते। दिस वे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के में क्या प्रॉब्लम आता है, तो पहले हम ये प्रॉपरली समझ लेते हैं कि इफ़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, सो द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज़ लेफ्ट आउट। यानी फॉर सिंपल टर्म अगर आप समझो तो अगर आपने ओप्पो का मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया तो मतलब में अभी आपके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। हो सकता है कि सैमसंग का और फ़ोन अच्छा हो, पर ये अल्टरनेटिव में आपकी जो अपॉर्चुनिटी थी जब आपने परचेस कर लिया ओप्पो का फ़ोन, तो ये जो अपॉर्चुनिटी थी सैमसंग को परचेस करने की वो आपके पास से चली गई। द कॉस्ट ऑफ अनबॉर्न और अनप्रोड्यूस कमोडिटी इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस कमोडिटी। यानी अगर आपने जो भी प्रोडक्शन किया है वो जो नहीं किया, जो भी वस्तु हमने नहीं ली, जैसे सैमसंग का फ़ोन हमने नहीं लिया, उसके सामने जो वस्तु हमने ली है वो हो जाता है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। तो एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं लैंड का। वन पीस ऑफ लैंड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस व्हीट और राइस। इफ व्हीट इज प्रोड्यूस ऑन दैट पीस ऑफ लैंड, द इनकम ऑफ 2 lakh rupees can be earned, and if rice is produced the income of rupees 3.5 lakh can be earned. Farmer behavior is rational and logical, so he will leave the production of wheat and produce rice in which he is earning total 3.5 lakh. To get the income of rupees 3.5 lakh from the production of rice, farmer left out income of rupees 2 lakh from production of wheat. So the left out income of rupees 2 lakh from the production of wheat is the opportunity cost of rupees 3.5 lakh earned from the production of राइस। तो wheat अगर वो प्रोड्यूस करता है तो वहाँ पे उसको 2 lakhs रुपीज़ मिलते हैं। अगर राइस प्रोड्यूस करता है तो उसको 3.5 lakhs रुपीज़ मिलेंगे। तो सीधी बात है कि ह्यूमन बिहेवियर इज़ रेशनल एंड लॉजिकल बिहेवियर। ये काउंटिंग हम लोग करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ प्रॉफिट ज़्यादा मिलने वाला है, तो बट ऑब्वियसली वो जो फार्मर है वो राइस ही प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे जब उसने राइस प्रोड्यूस किया तो उसको 3.5 लाख रुपीज़ अर्न उसने किए, पर उसके सामने जो वीट की जो इनकम थी 2 लाख रुपीज़ वो उसको नहीं मिली। तो यहाँ पे वीट की जो कॉस्ट है उसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काउंट करने में प्रॉब्लम कौन से आते हैं, तो फर्स्ट है फैक्टर्स विद वन यूज़। इफ़ एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैज़ ओनली वन यूज़ देन इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन नॉट बी डिसाइड। अगर एक ही यूज़ में कोई वस्तु आने वाली है तो फिर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिसाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, सम पीस ऑफ लैंड इज़ ओनली यूज टू प्रोड्यूस ग्रास, सो फार एज दैट पीस ऑफ लैंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, क्योंकि यहाँ पे अभी ग्रास के अलावा और कुछ वस्तु प्रोड्यूस होगी नहीं। इट विल बी अप्लाइड फॉर अनएम्प्लॉयड पर्सन ऑल्सो, दे हैव नो वर्क, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट अल्टरनेटिव कॉस्ट। कोई जगह पे काम करता हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियर है, ही इज़ वर्किंग और सी इज़ वर्किंग एज अ टीचर। तो अगर ही और सी वर्क एज अ इंजीनियर then what he or she earn, and now if they are performing as a teacher
what they are gaining now. So what is the thing left? That was the अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जो वस्तु छूट गई वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई. पर अगर कोई पर्सन काम ही नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हम ये नहीं जान सकते हैं. सेकंड है फैक्टर हैविंग स्पेसिफिक यूज़. तो कौन से फैक्टर्स है जिसके जो स्पेसिफिक यूज़ वाले जो कमोडिटी होती है वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काउंटिंग में प्रॉब्लम आता है. इफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर स्पेसिफिक फैक्टर्स देन दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट यूजफुल. Returns of these factors are not decided by their alternative uses, but it is decided on the basis of their demand. For example, person having expertise over computer, scientist having knowledge of atomic power, etc. तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं मिलेगी. जैसे टीचर है तो टीचर बनने के लिए जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, BA, B.Ed, MA, B.Ed, दैट इज़ अ स्पेसिफिक डिग्री. B.Ed इज़ तो यहाँ पे अभी टीचर ही बन सकते हैं और लॉयर या डॉक्टर तो बन नहीं सकते हैं. तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सवाल थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो ये है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एंड लास्ट मॉनेटरी कॉस्ट. अब ये कॉस्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कॉस्ट है. जो भी हमें स्टडी करना है ये कॉस्ट के ऊपर हमें स्टडी करना है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनेटरी कॉस्ट इज़ यूजफुल इन इकोनॉमिक एनालाइज डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड इन प्राइस डिटर्मिनेशन बिकॉज रियल कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैव मैनी लिमिटेशन. Cost of production is calculated in term of money, therefore concept of monetary cost is important. रियल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो लिमिटेशन वाला है. अब यहाँ पे जो मॉनेटरी कॉस्ट है यहाँ पे बात होती है मनी की. तो जहाँ पे मनी की बात होगी वहाँ पे इकोनॉमिक स्टार्ट होता है. तो प्रोड्यूसर हैविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोड्यूस goods at low cost and tries to maximize profit from the income by selling the product. The cost of production in term of money is known as the monetary cost. So प्रोडक्शन में जो भी एक्सपेंस होता है अगर वो मनी के फॉर्म में होता है तो ये जो कॉस्ट होगी उसको काउंट करेंगे एज अ मॉनेटरी कॉस्ट. For example, if a factory producing pens incur the cost of rupees 50,000 to produce 1,000 units of pen, so the monetary cost of produce 1,000 units of pen is rupees 50,000. तो ये जो बात है इसको हम एनालाइज कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं. अगर क्या कंडीशन होगी, क्या चेंज होगा तो ये कॉस्ट प्राइस है वो ऊपर होगी या नीचे होगी. इसके ऊपर या नीचे होने से प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगी. ये जो जितना भी स्टडी है जो भी एनालाइज करना है वो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी कॉस्ट के अकॉर्डिंग करना है. अब पहले ये समझ लेते हैं कि ये क्या है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन पीरियड्स इन इकोनॉमिक्स. तो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड ऑल्सो इन शॉर्ट टर्म मॉनेटरी कॉस्ट इज प्रेजेंटेड. देयर आर सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुज क्वांटिटी कैन बी चेंज इजीली विद द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो चेंजेस. Raw material, extra laborer, fuel are those factors which can be changed in short period. Therefore, they are known as variable factors. ये जितने भी factors है जैसे raw material है, extra labor है, fuel है, ये short time में उसके अंदर changes आ सकता है इसलिए इसको variable factors बोलते हैं. Expenditure on those factor is known as a variable cost क्योंकि यहाँ पे changes आते रहते हैं. On the other hand, machinery, building of factory, administrative staff cannot be changed, increase in short period of time. Therefore, they are known as the fixed factor of production. तो जो भी बिल्डिंग है, मशीन हमने लिए है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो ऐसा तो नहीं है कि कल बदल जाएगा या 1 मंथ में बदल जाएगा. ये लंबे टाइम तक ऐसे के ऐसा ही रहता है, इसमें चेंज नहीं होता. इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सच फैक्टर इज नोन एज द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. उनके पीछे जो भी एक्सपेंस करना है वो फिक्स्ड एक्सपेंस है. जो रेंट है वो भरना ही है हमको. जो मशीन है
को ख़रीदनी ही है, हमको जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है उनको सैलरी देनी ही है। तो यहाँ पे ये जितने भी कॉस्ट है वो सब फिक्स कॉस्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले शॉर्ट टर्म वाला देख लेते हैं। जो शॉर्ट टर्म वाला है वो एनालाइज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जो लॉन्ग टर्म वाला है वो तो फिक्स ही है कि भाई इतने सालों तक, अभी जैसे कोई फैक्ट्रीज आपने चालू कर दी तो ऐसा तो नहीं है विद इन 1 ईयर आप फैक्ट्री को एक्सपांड करोगे। जब तक आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा नहीं तब तक आप ऐसा नहीं करोगे। एक मशीन है तो ऐसा नहीं है कि विद इन 1 मंथ आप दूसरा मशीन भी ले आओगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ा हो तब। तो यहाँ पे टाइम चाहिए होता है, तो यहाँ पे ऐसा कोई एनालिसिस करने का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। पर शॉर्ट टर्म पीरियड जो है इकोनॉमी का, दैट इज़ द मेन पीरियड ऑफ एनालाइज द थिंग्स। A short term is such a period in which a producer cannot change the size of film but can increase production by use of factors of production capacity. Short term is such a time period in which certain factors of production are fixed. For example, plant, heavy machinery, building of a factory, etc. With the increase of or decrease of variable factors like raw material, labor, electricity, etc., production can be increased or decreased. तो यहाँ पे जो भी फिक्स्ड वस्तु है उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, पर जो वेरिएबल्स है उसके अंदर चेंज लाके कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सके, कैसे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सके, उसकी स्टडी करनी पड़ती है। लॉन्ग टर्म is a period in which a producer can change all the factors of production. So in this period all factors of production are variable. For example, plant, heavy machinery, building of a factory, etc. By increasing or decreasing these factor of production can be increased or decreased in long term. Producer can change the size of film, and doing so he can change the total production to large extent in a long term. Film increase the size of the film by new and modern technology. तो लॉन्ग टर्म में वो चेंज कर सकता है, कोई भी प्रोड्यूसर है वो नए मशीन्स ला सकता है, जो भी फैक्ट्री की साइज़ है वो बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन के ऊपर अगर वो बढ़ेगा, मशीनरी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, अगर मशीनरी टेक्नोलॉजी कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा। ये लॉन्ग टर्म में जितने भी फिक्स्ड फैक्टर है वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बन जाते हैं। तो ये है हमारा शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन पीरियड ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट को जैसे मैंने बोला कि वो टाइम पे जितने भी फिक्स्ड फैक्टर्स है वो वेरिएबल हो जाते हैं, पर शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे बहुत सारी जो बातें हैं वो स्टडी के लिए, यहाँ पे जो एक फ़िक्स कॉस्ट है वो स्टडी कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को स्टडी कर सकते हैं। फ़िक्स कॉस्ट में फिर एवरेज फ़िक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, वेरिएबल में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो ये जितनी भी सारी कॉस्ट है वो हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं हम लोग फ़िक्स कॉस्ट की। जितनी भी फिक्स्ड वस्तु है जो हमें प्रोडक्शन बढ़े या कम हो, वहाँ पे जो कॉस्ट है वो एज इट इज़ ही रहेगी, कॉस्ट के ऊपर उसका कोई भी इफ़ेक्ट होने वाला नहीं है। जो भी रेंट हमें बिल्डिंग का देना है वो सेम टू सेम रहेगा, जो सैलराइड फिक्स पर्सन है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उसको जो देना है वो भी फिक्स रहेगा। यहाँ पे प्रोडक्शन का इफ़ेक्ट फिक्स कॉस्ट के ऊपर नहीं होता है। अब यहाँ पे आपको एक टेबल और एक ग्राफ, दो वस्तु हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे दिखे हैं यूनिट ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है ये है यूनिट ऑफ आउटपुट, और यहाँ पे कॉस्ट है जो 100 ही है, यानी यूनिट 0 होता है तो भी फ़िक्स कॉस्ट 100 होती है, यूनिट 10 हुआ तो भी फ़िक्स कॉस्ट 100 ही है, जब आउटपुट 20 यूनिट हुआ तो भी 100, आउटपुट 50 हुआ तो भी 100। तो ये हमें डायग्राम से क्लियर पता चल जाता है कि यहाँ पे है टोटल फिक्स कॉस्ट, ये यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि यहाँ पे प्रोडक्शन के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, पर फिक्स कॉस्ट जो है
वो एज इट इज़ है। तो इन शॉर्ट पीरियड either production increases, decreases or remains zero. There is no change in production cost. That type of cost is known as a fixed cost. Fixed cost is also known as the overhead cost. In short period, there is no relation between fixed cost and quantity of production. Following things are included in the fixed cost. For example, permanent staff salary, rent of factory, building house property tax, license fee, interest on capital, premium of insurance, etc. So in schedule it is shown that production of pen is either 0 or 10, 20, 30, 40, 50. With the increase in units of production, cost remain the same 100 रुपीज़। यहाँ पे ये जो है वो 100 रुपीज़ ही हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यूनिट्स सब बढ़ते जा रहे हैं। This type of cost is known as total fixed cost. Here production unit changes but cost does not change, therefore it is known as the total fixed cost. अब डायग्राम थ्रू आपको पूरा पता चल ही गया है कि ये किस तरफ से होता है। तो ये हो गया हमारा फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्शन हो या प्रोडक्शन नहीं हो, यहाँ पे जो एक्सपेंस है वो तो जो एक्सपेंस करना है वो तो करना ही पड़ेगा। तो ये होता है फिक्स्ड कॉस्ट। अब नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही ये आउटपुट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज आपको दिखेगा। जितना आउटपुट होगा उतना ही एग्जैक्टली चेंज नहीं होगा, पर जितना आउटपुट बढ़ेगा उतना वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर वो इफ़ेक्ट करता है। तो व्हेन कॉस्ट incurred on variable factor by producer is called variable cost. In short term, with the change in quantity of production, cost also changes with the increase in production. Cost also increases and with the decrease in production. Cost also decreases and if production is zero then cost is also zero. तो जिस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। प्रोडक्शन ज़ीरो होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो हो जाएगी। प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। फॉर एग्जांपल, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, एनर्जी कंजप्शन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर, लेबर वेजेस, टैक्स ऑन प्रोडक्ट एंड सेल टैक्स एक्सेट्रा। As production increase, this cost also increase. Therefore, this is known as variable cost. यहाँ पे पूरा डिपेंड है प्रोडक्शन के ऊपर कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो उसके साथ में ये वाली कॉस्ट भी बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए कि जब 50 यूनिट हुआ तो उसके सामने जो प्राइस है वो क्या हो रही है 390, यह हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। When production is zero, variable cost is zero, but as production increase, variable cost also increase. From the table, we can see that till 30 units, variable cost is increased at a diminishing rate because increased returns to scale is applicable. After 30 units, decreasing return to scale is applicable due to that variable cost is increasing at increasing rate. तो टेबल को ध्यान से देखेंगे तो 10 यूनिट के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है 80। तो 20 यूनिट जो होता है तो वो होती है 150। अगर यहाँ पे यूनिट डबल हुए पर यहाँ पे आप देखो कि यूनिट 10 से 20 हुए तो यहाँ पे 80 का डबल 160 होना चाहिए, पर वो है 150। फिर 30 हुए 20 से 30 तो यहाँ पे होना चाहिए 240, पर वो हो गया ओनली 210। फिर 40 के बाद देखिए कि यहाँ पे 40 तो ये हो जाता है 290, जबकि होना चाहिए था 320। फिर 50 तो यहाँ पे होना चाहिए था 4, यहाँ पे
400 320 होना चाहिए, उसके बदले यहाँ पे 290 हुआ। फिर यहाँ पे 400 होना चाहिए, उसके बदले यहाँ पे हो गया 390। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा तो एक लेवल तक वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस आएगा। फिर जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो वो जो डिफरेंस है वो एक लेवल के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है, जो यहाँ पे दिख रहा है कि 8 2 16 होना चाहिए, तो 160 होना चाहिए, पर यहाँ पे 150 हुआ। 8 3 24 240 होना चाहिए, पर 210 हुआ। 8 4 320 होना चाहिए, पर 290 हुआ, 30 का गैप आया। और 8 5 40 होना चाहिए, उसके बदले यहाँ 390 हुआ। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 10 का ही रहा, यहाँ पे 30 का था। तो ये जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। अब ग्राफ के थ्रू भी आपको पता चल गया है, एक्स एक्सिस के ऊपर आउटपुट यूनिट्स है, वाई के ऊपर टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे जैसे यूनिट बढ़ता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाती है। ऊपर से नीचे देखेंगे तो जैसे जैसे यूनिट घटता है वेरिएबल कॉस्ट घटती जाती है। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अब हमें बात करनी है टोटल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट क्या है? तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों का जो टोटल होता है वो अपने आप हो जाता है टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट में प्रोडक्शन यूनिट आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे, ये वाली कॉलम में। फिर यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, और ये टोटल कॉस्ट है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करेंगे तो वहाँ पे हमें मिल जाता है टोटल कॉस्ट। तो ये उसका डायग्राम भी है। यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट में जो वो तो फिक्स ही है, टोटल फिक्स कॉस्ट तो 100 ही है। वेरिएबल कॉस्ट में वो बढ़ता जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो ये यहाँ पे हमें मिलता है टोटल फिक्स कॉस्ट। There is a cost effect relationship between total production and total cost. If total production is more, then the total cost is also more. Sum of total fixed cost and total variable cost is equal to total cost. TC is equal to TFC plus TVC. With the increase in production, fixed cost remain fixed but variable cost increase. Total cost increase एज इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ फिक्स कॉस्ट एज इट इज़ है, और वेरिएबल जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बढ़ेगी जो टोटल कॉस्ट के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करती है। देयरफॉर टीसी कर्व इज़ अबव टीवीसी कर्व। ये टोटल कॉस्ट का कर्व जो है वो हमने यहाँ ऊपर रखा है, उसका रीज़न ही यही है कि ये कर्व इसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, इसके लिए वो कर्व ऊपर है। नॉट दैट द डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज़ कांस्टेंट बिकॉज ऑफ विच टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर पैरेलल टू ईच अदर। वी कैन सी इन डायग्राम, ये दोनों पैरेलल जा रही है, इसलिए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एकदम फिक्स है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो डायग्राम में भी आपको पता चलेगा कि एक्स एक्सिस प्रोडक्शन एंड एक्स एक्सिस के ऊपर हमने प्रोडक्शन लिया है, वाई एक्सिस के ऊपर हमने कॉस्ट ली है, is shown with the increase in production. There is no change in fixed cost but variable cost increases. As a result of increase in production, total cost also increase. Total cost curve begin from point P. टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो P से चालू होता है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड और मिनिमम एक्सपेंस है ही, और यहाँ पे प्रोडक्शन ज़ीरो है। पर फिक्स कॉस्ट जब प्रोडक्शन ज़ीरो होता है तो भी फिक्स कॉस्ट तो एप्लीकेबल है। इसकी वजह से जो टोटल कॉस्ट है वो ये पॉइंट से चालू होता है। दिस शोज दैट इफ़ आउटपुट इज़ ज़ीरो देन ऑल्सो टोटल फिक्स कॉस्ट इज़ 100
while total variable cost is zero. As the production increase, total fixed cost remain constant and total variable cost increases. Due to this, total variable cost curve moves upward from left hand side to right hand side, and total cost curve is upside and parallel to total variable कॉस्ट का क्यों? क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो टोटल कॉस्ट के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करती है, इसलिए वो पैरेलल चलते हैं. पर थोड़े पॉइंट्स है वो समझ लेने चाहिए कि प्रोडक्शन इज़ ज़ीरो, TBC इज़ ज़ीरो. तो जब प्रोडक्शन ज़ीरो होगा तब टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा? ज़ीरो होगा. प्रोडक्शन इज़ ज़ीरो, total fixed cost is OP and variable cost is zero and total cost is OP, जो यहाँ डायग्राम में हमें पता चल रहा है. प्रोडक्शन इज OQ, ये OQ यहाँ से यहाँ तक OQ1, देन TFC इज QB, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, एंड वेरिएबल कॉस्ट इज Q1C एंड टोटल कॉस्ट इज Q1A. प्रोडक्शन इज OQ2, यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे ये डिफरेंस दिखाई देगा. देन TFC इज Q2F, VC मीन्स कि वेरिएबल कॉस्ट इज Q2G एंड TC मीन्स टोटल कॉस्ट इज Q2E. तो ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट.